बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। आपको बता दूं, उन्होंने एक हफ्ते का गैप लिया है। मैंने कहा डॉक, आई एम सैचुरेटेड, इतना मैं काम कर रहा हूँ कि आई जस्ट कांट मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हफ्ते के बाद दोबारा आए हैं जी। और आज अगेन ये जख्मी चौक हमारा वर्चुअल जख्मी चौक। और आज जो हमारे साथ साहब हैं काफी जख्मी है और इनके साथ दो सितम हुए हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। काफी एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी, बोलते बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंड्स क्रिकेट, क्रिकेट सभी हैं। कराची से फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली, पाकिस्तान नेशनल शिपरिंग कॉरपोरेशन में शामिल रहे, पीआईए से ये खेले, पीआईए ही में ये हैं, और यूनाइटेड बैंक के भी इनके साथ यूनाइटेड बैंक में भी हाथ हुआ ये राशिद समझेंगे। और 1986-87 जी हमारे हम उम्र हैं, ऑलमोस्ट थोड़े से बड़े हैं, जनवरी 1969 में पैदा हुए। एंड इनके साथ सितम ये है कि फर्स्ट क्लास इन्होंने क्रिकेट बेतहाशा के लिए 177 मैचेस में नुमाइंदगी की मुख्तलिफ टीमों की और 9,438 रन बनाए। और एवरेज जो इनकी रही 41.94, 41.94 मेंटेन की इन 177 मैचेस। और दो इनकी डबल सेंचुरियां, जिसमें गालिबन इनका जो है 207 शायद हाईएस्ट है इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और एक चीज और, 22 सेंचुरियां इन्होंने स्कोर की और 48-50 भी इनके करियर में शामिल थे। ये पाकिस्तान से क्यों नहीं खेले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब खेले तो कहा गया कि जी ये कहीं शायद मोइन खान ने खिला दिया, विच वाज सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस आदमी ने 3 मुतवातर सीजन्स में 1993, 94, 94, 95, 95, 96 1000+ रन किए और इन 3 साल में 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां की, जिसमें 2 डबल सेंचुरियां शामिल थी। और 95-96 में ही एवरेज 54.80 जी, और फिर भी किसी को शर्म नहीं आई। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इनका गालिबन अतर लाइक के साथ, और जो कि 9वीं विकेट का अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले राशिद भाई ने और महमूद भाई ने खुद बताया, लाहौर के अगेंस्ट 210 रन की इनकी पार्टनरशिप हुई थी। एंड आई वंडर, ये वाकई जख्मी चौक का हिस्सा बनते हैं। एक तो मेहनत कर करके खेले और उसको भी क्वेश्चन मार्क डालने की कोशिश की, बट अ वेरी डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट मैन महमूद हामिद हमारे साथ मौजूद है। महमूद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और राशिद। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई। महमूद भाई, मेरा पहला सवाल कि 2 सीजन में मुतवातर 1100 रन करके जब आपको नहीं खिलाया तो आपका दिल नहीं किया किसी का सिर फाड़ दें? एक वक्त आया था जब ऑस्ट्रेलिया कप की टीम जा रही थी और मुझे पता चल गया था एक दो दिन पहले पता चल गया था कि मतलब मैं जाऊंगा टीम के साथ, और कंफर्म था क्योंकि 300 किए थे मैंने लगातार उस सीजन के अंदर ना, स्टार्टिंग में तो एक चांस बन रहा था। लेकिन जब टीम अनाउंस हुई तो वो नहीं गया, तो वहां पर बड़ा अफसोस हुआ था कि यार इतना रन करने के बाद कंसेक्यूटिव 300 करने के बाद भी चांस नहीं मिलता, तो इसमें समथिंग इज डिफरेंट है कि यहाँ पर कुछ और ही करना पड़ेगा आपको टीम में आने के लिए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई थी। तो 94 आई थिंक 94 का सीजन था ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टाइम, और उससे पहले भी साउथ अफ्रीका का एक टूर था, उसमें भी जो है राशिद को भी पता है कि उसमें क्या हुआ था 94 के अंदर के। मैं यूबीएल से खेल रहा था, बड़े मैंने रन किए थे, 2 साल खेल रहा हूँ मैं यूबीएल से, और यूबीएल का मैं टॉप रन गेटर था उसी साल, उन्हीं 2 सालों के अंदर मैंने सेंचुरीज भी स्कोर की और रन भी बहुत किए। बट और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मेरे साथ उस वक्त जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स थे, उसमें राशिद, इंजमाम, इवन बासित और वकार यूनुस, मुश्ताक, ये मतलब हमारी पूरी टीम ही थी उसके अंदर। बट जो उस वक्त डोमिनेट कर रही थी, जो अदर वो मलिक साहब की टीम डोमिनेट कर रही थी, वो अंदर आते आते ऐसा लगता था कि आप आ गए अंदर और ठक करके वो जब जहाज पे चढ़ने का टाइम होता था तो आप बाहर हो जाते थे। तो वहां पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती थी, जरूर होती थी, क्योंकि हर सीजन डॉक्टर साहब आप एज ए क्रिकेटर हर सीजन आप अच्छा नहीं खेल सकते। जब आपकी फॉर्म लगी हो, जब आपके बल्ले पे बॉल लग रहा हो, अच्छा आपको उस वक्त चांस मिलता है और एक अच्छा चांस मिलता है, तो आप, मैं नहीं समझता कि जो अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर होता है जिसने परफॉर्मेंस की होती है कि वो सेटल ना हो सके टीम के अंदर। और अगर आप उठा के देखें, हिस्ट्री भी उठा के देखें,
उसमें भी ऐसा ही है कि जो अच्छे रन गेटर थे वो ही पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन रह के पाकिस्तान की नुमाइंदगी काफी अरसे तक उन्होंने की। जो आए अर्ली आए, अंडर 19 से आए, कुछ मैचेस खेले फिर बाहर हो गए, फिर अंदर आए फिर बाहर हो गए। तो कुछ लोगों के तो मैचेस इस तरह हुए हैं, लेकिन जो स्टार प्लेयर आपके बने जिनका नाम हुआ वो प्रॉपर सीजन्स के अंदर रन्स करके पाकिस्तान टीम में आए थे और उनको फिर एक प्रॉपर एक जिसे कहना चाहिए प्लेटफॉर्म मिला और वो सक्सेसफुल हुए उनको। बस अनफॉर्चुनेट था कि उस वक्त नहीं मिल पाया चांस। महमूद, इसमें एक चीज जरूर है कि जब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जिस वक्त आप फर्स्ट क्रिकेट खेल रहे थे और जब आप पीक कर रहे थे तो पाकिस्तान बैट्समैन जरूर थे कि ओपन करें, सईद अनवर, आमिर सुहेल, फिर इंजमाम, एजाज, उसके बाद बासित वाज देयर, आसिफ मुश्तबा, तो मतलब एक पूरा होल पैकेज था और मलिक साहब भी उस वक्त अपने प्राइम पे खेल रहे थे। तो बट ठीक है कि कंपटीशन बहुत था, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे बैट्समैन आए और गए। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड कि आप यूबीएल से भी खेल रहे हैं या पीआईए से खेल रहे हैं, तो यार फिर तो आपको बैक होना चाहिए था इनटू द पाकिस्तान टीम। क्या वजह थी कि आप कोई ग्रुप को तोड़ नहीं सके और उस ग्रुप में नहीं घुस सके? ये बड़ा मुश्किल सवाल है डॉक्टर साहब आपका कि उस ग्रुप को तोड़ नहीं सके। बट उसमें यही था कि मुझे 94 में तो जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए था बहुत उम्मीद थी और ये लोग भी कह रहे थे कि सब के जाओगे, क्योंकि मुझे शफीक पापा जब सिलेक्टर थे उस जमाने में और वो हमारे मैनेजर भी थे। मुझे अच्छी तरह याद है हम पेशावर के अंदर थे और पापा जी ने बोला कि भाई चलो पैक करो तुम जा रहे हो। मुझे और गुलाम अली दोनों को उन्होंने बोला था और अब दोनों हम यूबीएल के अंदर थे उस वक्त। तो सुबह जब टीम अनाउंस होती है तो मैं और गुलाम अली नहीं होते, शकील अहमद उसकी जगह आता, मेरी जगह इजाज भाई आ जाते हैं। तो फिर मैं अगला मैच हमारा अबी बैंक से था, राजा अच्छी तरह याद है, बड़ी सीमिंग पिच थी। मैच स्टार्ट से पहले मलिक साहब मुझे मिले, मलिक साहब ने मुझे हाथ रख के बोला यार तुम अब बहुत टाइम में आ जाओगे। मैंने कहा सर वो टाइम तो बहुत होता है लेकिन टाइम गुजर जाता है फिर पता ही नहीं चलता उस प्लेयर का वो कहाँ जाता है। तो ऑन देन देयर टाइम पे अगर आपको चांस ना मिले, देखिए इजाज भाई बहुत बड़े प्लेयर थे जो भी था, परफॉर्मेंस है उनकी, बट जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी मतलब दूसरा प्लेयर आता है, ये नहीं होता कि आप जो है आप किसी को ना खेलें, जितनी भी अच्छे प्लेयर हों, लेकिन उसमें भी इंडक्शन होती रही है प्लेयर्स की। तो उन्होंने कहा वो इजाज भाई जो है वो मेरे ऊपर ज्यादा जब मैं आना चाह रहा होता था तो इजाज भाई की इंडक्शन हो जाती थी। तो एक लिंक्स भी उनके साथ था मलिक साहब का, क्योंकि उस वक्त मलिक साहब ही कप्तान थे और कप्तान की वैल्यू जो थी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और डेफिनेटली और उस टूर के ऊपर मुश्ताक भी बाहर हुआ था। तो जाहिर सी बात है वकार का क्लोज जो था वो मुश्ताक था, तो मेरे लिए तो नहीं बोल सकता था, तो मुश्ताक के लिए उसने जोर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मुश्ताक भी टीम में नहीं आ सका था उस टूर के ऊपर। बाद में अकरम रजा गया था उस टूर के ऊपर, आपको अगर याद हो। तो ये सारी चीजें थी। तो हमें थोड़ा सा मलिक साहब के, अकरम रजा वैसे भी मलिक साहब डॉग के बहुत डॉग क्लोज एक थे ना। चीज मानने की है, जी बॉस। ये बड़ा अब बोलना बड़ा डिप्लोमेसी से बात कर रहा है, बड़ी कमाल बातें कर रहा है, वैसे समझा भी रहा है हमें भी दूसरों को भी। यार मैंने ये पीआईए में तुम्हें ये गुलाम अली अंडर में काम करते हैं? क्या कह रहे हो, मेरे आवाज नहीं राजेश, दोबारा बोलना। गुल्लू भाई हमारे तुम्हारे अंडर में है? हाँ मेरे अंडर में। हमें ओ पता ही नहीं था। बस ये मुझे पता लग गुल्लू का अब गुल्लू इंटरव्यू भाई हमने को कर फोन दिया। होने लगा। नहीं मेहनती हो वो तुम तो देखो, खैर तुम दोनों दोनों जिस तरह से काम कर रहे हो पीआईए में, मेहनती तो हो यार। और खैर इससे रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा अलग सवाल मेरा ये है कि अचानक से हसन जमील साहब जब थे मरूम पीआईए में, और आप दोनों को अचानक बुला लिया था कि आप कोचिंग करें, और बड़ा सक्सेसफुल स्टार्ट था दोनों का, गुलाम अली और महमूद आमिद, और एक आध कुछ जीते, उसके बाद दोबारा हट गए। वो क्या मसले मसाइल हो गए थे? राशिद मेरा बिलीव है कि अगर कोई भी काम करने जाओ तो पहले उसके लिए आप तैयारी करते हो। जब हम मार्केटिंग में भी आए थे तो ऐसी बात है हमारे लिए नई जगह थी, उसको क्या करना है किस तरह करना है, तो कोर्सेज हमने किए सारे आते ही। मैंने गुलाम अली को कहा कि कोर्सेज नहीं करेंगे हम फंस जाएंगे, तो हमने कोर्सेज किए, तो अल्लाह ने फिर हमें सक्सेसफुल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं पैसेंजर सेल्स मैनेजर के उसमें हूँ, असिस्टेंट से पैसेंजर सेल्स मैनेजर।
तो 2012 में भी ऐसे ही हुआ कि जब हसन भाई आए, हसन भाई ने कहा कि यार तुम लोगों को टीम संभालनी है। तो फिर मैंने हसन भाई से कुछ बातें की थी, मैंने गुलाम अली ने, कि भाई आप तो 1 साल के लिए हैं, उसके बाद फिर हम क्या होगा, क्योंकि हर एक बंदे को अपने फ्यूचर की होती है। अब हमारे पास सिर्फ ये जॉब ही थी, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्रिकेट खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम आओ, तुम्हें जब क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट को सपोर्ट तो करो आके। तो खैर हम वहां पर गए, हमने बात की सारी। लेकिन जो राशिद, असल में एक जमाना था जब हम लोग तब खेल रहे थे तो इंडक्शन हर साल होती थी किसी ना किसी प्लेयर की, डिपार्टमेंट क्रिकेट में हर साल एक दो प्लेयर लेते थे आप, कि जिनकी आपको जरूरत होती थी। तो इस तरह डिपार्टमेंटल क्रिकेट चलती रही नाउ डेज। और उस जमाने में भी हमारे पास जो पूल था वो वही पुराने प्लेयर्स का था जो मेरे साथ के खेले हुए थे। हमारे पास नए प्लेयर बिल्कुल भी नहीं थे, एक दो प्लेयर्स थे। बट द थिंग इज कि आपने अगर एज ए कोच या एज ए मैनेजमेंट काम करना है तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो फिर आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आपको जो आपकी जो बाहर बैठे होते हैं ना, जो 5-6 प्लेयर, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस देना होता है, क्योंकि वो अक्सर जब वो बाहर होते हैं वो टीम को थोड़ा सा लेट डाउन भी कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश रही कि जो हमारे 5 बाहर बैठते थे उनके साथ मैं ज्यादा टाइम लगाऊं और उनको कॉन्फिडेंस दूं। बाकी जो प्लेयर्स जो मेरे खेलने वाले थे, क्योंकि गुल्लू शुरू में अंडर-19 टीम के साथ था, फिर गुल्लू मेरे साथ वापस आ गया था बड़ी टीम में। तो अल्लाह ने जो हम एक्सपीरियंसेस है वो हमने वहां पर शेयर किए, जो जिस तरह खिलाना था प्लेयर्स को खिलाया, तो अल्लाह ने सक्सेस दी है हमें। तो लेकिन एक ही सीजन के अंदर हम दोनों टूर्नामेंट जीत गए थे, वनडे भी जीत गए और 4 डे भी जीत गए। बट उसके बाद जो है मैनेजमेंट जो जो थी पुरानी वो वापस आई और उन्होंने ये बोला कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। हमने कहा बेहतर है कि हम जब आपके साथ काम नहीं कर सकते तो हम बैक टू द पवेलियन, हम वापस चले जाते। मैंने खुद अपना आपको कांटे ट्रांसफर लगे बैक करा लिया। काम नहीं कर सकते? नहीं, सर आप देखिए दोनों एक बात बताता हूँ, आपको कांटे लगे हुए थे, काम क्यों नहीं कर सकते थे? असल में मसला ये था कि देखें, दोस्ती यारी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत काउंट हाँ, कर रही थी। वही जो पीआई के राशिद अंदर ने सबसे mention बड़ा किया ड्रॉबैक यही है, एब्सोल्युटली, कि दोस्ती यारी में हम सबसे पहले मैं इस मैनेजमेंट को तो नहीं कहूंगा जो जो थी 2012 में जो बाद में आई, उससे पहले की भी जो मैनेजमेंट थी ना, वो उन्होंने भी नहीं ये देखा। मैं इवन राशिद भाई का नाम लूंगा, जब राशिद भाई राशिद खान साहब जब जा रहे थे चाइना, तो राशिद भाई के पास मैं था, गुलाम अली था, आसिफ मुश्तबा था और फिर इनके दोस्त थे सारे। तो उन्होंने हमें क्या किया, जाते जाते हमें ट्रांसफर करवा दिया स्पोर्ट्स से, ठीक है। मुझे गुलाम अली को खेलते हुए हमें स्पोर्ट्स से मार्केटिंग में ट्रांसफर करवा दिया कि ये तो निकले, ताकि मेरे दोस्त जो है वो वहां पर सेटल हो जाएं। देखिए बहुत बुरी लगती है लोगों को बातें, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स यही हैं कि आपने उन्हीं को उनको लगाया जिनके पे आप तकिया कर रहे थे, आपके बचपन के दोस्त थे। और एंड में जब आप वापस आए तो उन्होंने ही आपके पीछे छुरा मारा, आपको ही साइडलाइन कर दिया उन्होंने। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई सिंसियर लोग कौन है और कौन ये काम कर सकते हैं। देखें, हमने कोई वो तो नहीं रखना था, जो हमारा डेजिग्नेशन था हम उसी डेजिग्नेशन पे आते। राशिद भाई आते वापस अपनी अपनी जगह पे सेट, वो ग्रुप 8 के मैनेजर थे। अब मैं उस वक्त जो है मैं ग्रुप 7 में था और ग्रुप 6 में था, गुलाम अली भी ग्रुप 6 में था। तो हमारा एक उसमें भी डिफरेंट था कि हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो हमारी डिफरेंट थी। लेकिन ये ड्रॉबैक हुआ जिसकी वजह से पीआई की टीम को बहुत नुकसान भी हुआ कि जिन लोगों को लेकर आया उनका विजन ही नहीं था। देखिए क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को खिलाना एक बहुत डिफरेंट काम है। अब राशिद ने भी अपनी पॉडकास्टिंग की टीम को खिलाया, खेलते वक्त हम डिफरेंट थे, जब हम खिलाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। फिर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके साथ आपने किस तरह लेकर लोगों को चलना होता है। तो आज देख लें कि उसके बाद क्या हाल हुआ। फिर हम वापस ग्रेड 2 के अंदर चले गए, हम ग्रेड 2 ही खेलते रहे। मतलब इतनी बड़ी टीम कि आप इतने नीचे लेवल पे चली गई, जिसको देख के मैं जब शुरू में खेलता था मैं देखता था, जब पीएनएससी की पीआई की टीम अंदर आती थी तो हम उसको देखते थे। आज ये हाल हो गया था कि जब दूसरी टीम आती थी तो पीआई के प्लेयर उनको देख रहे होते थे। तो कितना बड़ा फर्क आ गया। तो ये क्यों आया, इसकी वजूहात लोगों को सोचनी चाहिए। दोस्ती आ रही है, मैं समझता हूँ होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, बट उसके ऊपर जो आपके स्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को जिससे आपका इदारा खराब हो जाए, आपकी जो आपका प्रोफेशन ब्रेड एंड बटर है अगर वो खराब हो जाए,
तो हम आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो यही हुआ ना कि अब टीमें बंद होती चली गई और अब देखें कितने लड़कों को बेरोजगार होते चले। इससे पहले कि राशिद भाई की तरफ चले, मुझे आप ये बताओ कि 2004 या 5 आपका लास्ट सीजन था जिसमें 8 मैच पीआईए खेला था, उसमें आपने उसमें भी कुछ 467 रन किए थे, 200 कर दिए थे, 42 की एवरेज थी। ये वो टाइम है जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि रेलीगेट हुआ था पीआईए और फिर शहरयार खान साहब ने लेटरल एंट्री करवाई थी पीआईए की इनटू मेन स्ट्रीम क्रिकेट। ये भी एक नहीं नहीं कंट्रोवर्सी। नहीं सर, वो नहीं 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 वो कब था जब पीआईए नहीं को नहीं ये आप उस वक्त वो आई पीआईए को थिंक फेवर किया गया था ना, आई वो रिमेम्बर हम कि रेलीगेट हो गए हुए थे और वो उनको तीन टीमें, रेलीगेट किया था। वो मेरे ख्याल से 2007 के बाद की बात है, क्योंकि मैं 2006 तक हमने क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये मेरे सामने तो नहीं हुई थी ये चीज, अच्छा, मतलब मेरे खेलते हुए तो नहीं हुई थी, इसमें ये 2001 बाद में हुई है। और मैं मुझे 2000 या 2001 में एक चीज हुई थी जिसमें सारी टीम ग्रेड टू खेली थी। नेशनल बैंक और हबीब बैंक आउट हो गए थे। हबीब बैंक को तो हमने आउट किया था, अलाइड बैंक ने। हाँ और नेशनल बैंक फिर जनरल तौकीर रियाज साहब का दौर था, तो उस जमाने में ये चीजें हुई थी कि उन दोनों डिपार्टमेंट को वापस लिया गया। फिर पीआईए का मुझे भी याद नहीं पड़ता, शायद हमारे जाने के बाद शायद कुछ हुआ हो पीआईए मुझे का। याद है शहरयार खान थे वो चेयरमैन जिस वक्त अच्छा, वो हुआ। हुआ होगा, हो सकता है। जी राशिद माइट भाई। भी, लेकिन मुझे याद नहीं है बिल्कुल। महमूद साहब ये बताएं, आपको खैर वो क्लब वाला मैच का तो मैं बाद में पूछूंगा जो अदीमपुरा पे हुआ था। अच्छा ये महमूद, ये यूबीएल क्यों छोड़ दी थी? अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पीआईए में या कोई और बात हुई थी? यूबीएल मैंने क्यों छोड़ी थी, हाँ ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे पीआई से थोड़ा सा था। मुझे एक साल पहले भी ऑफर हुई थी, बट अच्छी ऑफर नहीं थी। और पीआई पे एक शुरू शुरू में जब राशिद देखते थे तो एक ड्रीम था कि पीआई से खेलें। तो जहीर भाई ने ऑफर दी, जहीर भाई ने कहा, क्योंकि हम ए टीम का टूर करके आए थे बांग्लादेश का, तो जहीर भाई ने कहा यार तुम हम खेलो, हम तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, दिस एंड दैट। और फिर ट्रैवल का भी था, तो मैंने देखा कि चलो एक कोशिश करके देखते हैं। तो वो मेरे ख्याल से जो यूबीएल छोड़ना था, तो वो उस वक्त सही साबित इसलिए नहीं हुआ कि उस वक्त मेरा पीक चल रहा था। और मैं मेरे ख्याल से उस वक्त अगर यूबीएल शायद नहीं छोड़ता तो मैं शायद काफी खेल जाता, लेकिन मैंने वो एक थोड़ा सा रिग्रेट मुझे जरूर है उस चीज का कि मैंने गलत टाइम पे यूबीएल छोड़ी। लेकिन उसी साल राशिद आपको पता है कि वो टीम भी बंद हो गई थी वैसे तो यूबीएल की हमारी, जिसमें सब 96 से बंद निकल हो गए गई थे। थी। हाँ फिर बंद हो गई थी। तो वो थोड़ा सा मुझे हाँ जरूर है कि मैंने एक रॉन्ग डिसीजन उस वक्त लिया था कि मैं जो है वहां पर गया। क्योंकि यूबीएल की मैनेजमेंट जो थी वो एक मेरे फेवर में भी थी, सीधी बात है, क्योंकि पापा जी थे, इसाक भाई नंबर 1 इसाक भाई थे वहां पे। तो मुझे किसी चीज की हर्डल नहीं थी, सिर्फ मेरी कंसंट्रेशन क्रिकेट के ऊपर होती थी वहां पे। लेकिन बाद में जब मुझे क्रिकेट के अलावा भी जो है फिर पीआईए में आने के बाद क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों को संभालना पड़ रहा था यहाँ पर, जो कि क्रिकेट से हटके भी चीजें थी। तो वो फिर आपकी कंसंट्रेशन को इसाक डाइवर्ट भाई करती के थी। बारे में बताया जरा। इसाक भाई, तुम्हें पता है कि हमारे चहीते चहीते हैं, उनको उसी कम्युनिटी के लेके आए हैं उनको कॉटबैन में। अब वो सबसे आखिर में आएंगे और उसके बिल्कुल। बाद उनकी दोस्ती सबसे खत्म हो जाएगी। इसाक भाई जो थे वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे मैं उनको एक तरीके से अपना सब कुछ समझता था, और इसाक भाई को अभी भी समझता हूँ। और इसाक भाई एक तो मेरे मोहल्लेदार थे, और इसाक भाई को देखता था कि मैं वो यूबीएल का ट्रैक सूट पहन के चलते थे, और बड़ा फिर मैं उनके साथ टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट में उनको देख, फिर उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसाक भाई ने। और एक वक्त में यूबीएल अंडर 90 से में जब मैं खेला, तो उस वक्त भी इसाक भाई जो थे वो थे, लेकिन इसाक भाई की हारून भाई से नहीं बनती थी, मसला ये था। और उस अंडर 19 में मुझे जो है बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हारून भाई मुझे खिलाते नहीं थे, बिकॉज वो इसाक भाई की वजह से मुझे नहीं खिलाते थे अंडर 19 के अंदर। मैं मुसलसल डॉग जो है वो टीम से बाहर बैठा होता था, और ऐसे लड़के खेलते थे कि मैं आपको क्या बताऊं, जो बाद में कभी दिखे भी नहीं, और मैं नहीं खेलता था। और मैं इसाक भाई को कहता था, इसाक भाई ये तो मुझे खिला ही नहीं रहे। और फिर इसाक भाई ने उसको क्या किया कि मुझे वहां से अंडर 19 जैसी खत्म हुई, मैं मुझे बड़ी टीम में ले आकर आ गए,
अब बड़ी टीम में तो फिर बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे वहां पर, उनको देखते ही मैं वहां पर थोड़ा सा वो हो गया। मुडीपा कप्तान थे और सादिक भाई वहां पर कोच थे, तो इसाक भाई ने मुझे वहां उस लेवल के ऊपर इनिशियली बहुत मुझे सपोर्ट किया था, और यूबीएल के अंदर भी मुझे सपोर्ट किया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसाक भाई ने काफी जो है चीजों को मेरी देखा। और फिर मैं जब पीएनएससी के अंदर यूबीएल अंडर 19 के बाद पीएनएससी में आया, तो वहां पर फिर जो मैं प्लेयर जो सही बना वो फिर मैं पीएनएससी में आके बना था। अच्छा, अमीन लखानी अच्छा जी, के महमूद साथ। भाई और राशिद भाई, 2011 एब्सोल्युटली। बना था जब पीआईए रेलीगेट हुआ था शरियार साहब के टाइम पे, आफ्टर जका अशरफ जब ये दोबारा आए हैं एज चेयरमैन। जब तक हम बातें कर रहे थे आप ढूंढ रहे थे, ढूंढ के निकाल ही लिया आपने। यार ये तो मजबूरी है ना, अब ये मजबूरी पड़ी है, हाँ इसाक भाई को भी नहीं छोड़ सकता और था मैं। डॉक्टर को मैं इसाक भाई, डॉक्टर को मैं महमूद हामिद के सामने वार्निंग दे रहा हूँ, ये चौथा मौका है कि प्रोग्राम के बीच में इनका फोन बजा है। हाँ इसाक भाई की स्टोरी जी सुनी है मैंने, इसाक भाई और हारून भाई की, कि हम्म, बनती नहीं थी और महमूद हामिद को खमियाजा भुगतना पड़ा। चले महमूद, वो अंडर 19 जो सेमीफाइनल हुआ था यूबीएल और कराची का, उसमें खेले थे? फाइनल हाँ फाइनल खेला हुआ था, था, फाइनल। फाइनल हुआ था आगा जिमखाना पे। हम लोग जीते थे, वो सईद अनवर कैप्टन था, है ना? हाँ हाँ, सईद भाई कप्तान थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नदीम खान था, तुम थे, आसिफ सईद था, भाई, आसिम हाँ रिजवी था, वासिफ था, आजम था। आसिफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूबीएल की भी हमारी अच्छी टीम थी, हम्म। लेकिन फाइनल हम लोग हार गए थे आप लोगों से। अ, और उसमें वो था लेग स्पिनर, क्या होता था एक नेशनल कोचिंग सर्टिफिकेट खेलता था ना, तारिक यूसुफ। बड़ा तेज से लेग स्पिनर। नहीं नहीं, तारिक यूसुफ नहीं था, मैं नाम भूल रहा हूँ। बड़ा अच्छा स्पिनर था, राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं होता था, बड़ा मुश्किल सा, सत्तार सत्तार समथिंग, हाँ हाँ, एक था, बिल्कुल बिल्कुल। याद है? तो वो उसने बड़े आउट किए थे उस साल अंडर हम्म, कराची से। तो हम्म, उसके बाद फिर मैं कराची से खेला नेक्स्ट ईयर, जब यूबीएल फिर अच्छा। बंद हो गई थी, डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, तो फिर हम कराची से खेले थे। और हम्म, फिर वो एक मैच हमारा हुआ था फैसला, सॉरी उसमें उसमें फाइनल के अंदर, जिसमें मैंने तुमसे बात की थी कि रियाज शेख का मैन ऑफ द हाँ फाइनल हाँ, हुआ था रियाज शेख। कैच करने के बाद। यार बिल्कुल रियाज बिल्कुल शेख पे थोड़ी बात कर लेते हैं यार। रियाज शेख का बड़ा अफसोस हुआ, हमारे साथ बड़ी क्रिकेट खेली उन्होंने। और महमूद तुम्हारे साथ भी खेले। बहुत ही जबरदस्त फील्डर, बैट्समैन, बॉलर। डॉग मेरे साथ डेब्यू हुआ फर्स्ट क्लास का साहिवाल में। उसने शुरू के जो 3 या 4 मैचेस थे, 35 आउट किए या 40 आउट किए थे, जहां तक मुझे याद है। 8 आउट किए, 7 आउट किए। और उसी दरमियान में ना वो साइड मैच आ गया इंग्लैंड के खिलाफ, जहां मुशी खेल गया। उसको इतना झटका हाँ, लगा कि उसके बाद काफी अरसे उसने क्रिकेट नहीं खेली है। फिर 89 में वापस आया फिर वो खेलने के लिए, फिर छोड़ गया। ओके। लेकिन ये है कि उसके बाद अभी आपको पता है कि 15 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है। और बड़ा अफसोस हुआ, पर करीबी ताल्लुक रहा सबका, चाहे महमूद हो, चाहे मोइन खान हो, नदीम हो या बासित हो, बहुत सारे प्लेयर का बड़ा, बहुत ही नफीस इंसान था ना, उसका बड़ा अफसोस हुआ। जी महमूद। हाँ, तो वो रियाज शेख उसका जेन्युइन लेग स्पिन होता था राशिद, उसका इतना बड़ा बड़ा, जैसे शेन वॉर्न का लेग स्पिन होता था, उसका इसी तरह का लेग स्पिन होता था। और वो वही कहते हैं ना कि टाइमली बंदे डिसार्ड हो जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर वो इंग्लैंड चला गया था, तुम्हें याद होगा। फिर वो इंग्लैंड पे उसने सोचा कि यार मैं अपनी जो है बॉन्डिंग वहां से करूं, लेकिन वो फिर वो सेटल भी नहीं हुआ, वो फिर पाकिस्तान आ गया। नाउ डेज में फिर वो मोइन के साथ लगा हुआ था कोचिंग साइड पे। लेकिन मैं उससे, मेरे साथ एक आध टूर किया था अभी उसने, हम दुबई गए थे, तो वो हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा प्रेशर में डेफिनेटली था। हो सकता उसको तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, उसको हम्म, शुगर, तुम्हें पता है शुगर जो है इंसान को बड़ा मुश्किल में डाल देती है। तो उसको यही चीजें थी, बहुत ही कमजोर होता जा रहा था वो, हम्म, फ्लैट होता जा रहा था। तो बस अल्लाह मियाँ उसको अपने जन्नत में फिरदौस में जगह था। और उसके बच्चे अभी छोटे हैं, 13 साल का हम्म, उसका बड़ा बेटा है। तो हम्म, बस अल्लाह मियाँ उनको, उसकी फैमिली को, क्योंकि क्रिकेटर बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। और ये नहीं कि वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो पाकिस्तान खेलने वाला प्लेयर था, बैट्समैन बहुत अच्छा था, और हम्म, फील्डर तो तुम्हें पता ही, आउटस्टैंडिंग फील्डर था। हम्म, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फिर नहीं खेल पाए। महमूद भाई, इसी से एक बात निकलती है, जैसे कि आप यू मिस्ड आउट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, आप एक ही वनडे इंटरनेशनल खेले, लेकिन आपका करियर पाथवे डिफाइन हो गया आपका गुलू का, और आप लोग चले गए पीआईए में। ऑब्वियसली यू डिड योर कोर्सेज, यू क्वालिफाइड, आपने मेहनत की वहां पे। अब ये कितनी डिस्पैरिटी आपको नजर आती है कि जैसे रियाज शेख इज नॉट द ओनली केस,
हमने आमिर बशीर को भी बहुत मसाइल में देखा था, अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे। एंड देयर आर हैंडफुल ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो जब उनका करियर खत्म होता, हालांकि वो डिजर्व कर रहे होते थे टू प्ले फॉर देयर कंट्री, लेकिन वो फिर इतना इतना फर्क है, इतना, इसमें आप कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी दिस यार? इसका कुछ करना नहीं पड़ेगा? कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कोई चैरिटी बनाना है, क्योंकि वो आपको क्रिकेट बोर्ड वो तो बनाने नहीं देगा, प्लेयर एसोसिएशन, कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाना, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा महमूद? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, और अब हमें कर देना चाहिए। बिकॉज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आपको देखें, पाकिस्तान से चाहे मैं एक मैच खेला हूँ, वनडे खेला सॉरी, हूँ, अब लेकिन मैंने, अब रियाशे का बेटा 13 साल का है, सो यू कैन वेल जी इमेजिन जी के जी, फैमिली पे इम्पैक्ट क्या होगा। दैट बॉय विल नीड 8-9 इयर्स बिफोर वो कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जी। चीज हमें अगर अगर हमारा एक बोर्ड हो या हमारी एसोसिएशन होती है जो क्रिकेटर्स की हो, तो हम वहां पर से फंड जनरेट करके हम ऐसे लोगों को कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी स्टार्ट किया है, और ये लड़के उसके अंदर अपनी फंडिंग दे रहे हैं। जो हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मुश्किल में हैं, उनको फंडिंग हो रही है। लेकिन एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से कहना चाहिए, बड़े पैमाने पर अगर हम कर सकते हैं, और ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा एक जिसे सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके बड़े नाम हैं, और डेफिनेटली उनके पीछे डेफिनेटली हम लोग जरूर आएंगे और काम भी करेंगे। तो एक अच्छा बन सकता है, और उसको पूरा अकाउंटेबल सारी चीजें हो सकती हैं डॉग। करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनिशिएटिव कितना लेते हो उसके राशिद ऊपर। राशिद ने भी बहुत दफा ये बात की है, इवन सकलान ने भी की, बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, प्लेयर एसोसिएशन जो पाकिस्तान की क्रिकेट डायनामिक्स है ना, उसमें तो आपको क्रिकेट बोर्ड बनने नहीं देगा। तो हम्म, यहाँ तो हम वो है ना कि कोई चैरिटी बनाई जाए जिसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो, जो ऑडिटेबल हो, जो SECP से रजिस्टर्ड हो, तो शायद वो कोई काम बेहतर हो सकता है। क्योंकि ये इस तरह तो बहुत हेल्प करते हैं। आई नो हंड्रेड्स ऑफ क्रिकेटर्स जिनकी हेल्प की जा रही है, लेकिन वो तो वही है ना कि अपने अपने तवसुत से कर रहे हैं ना लोग, तो ये चीज है। तो इसमें तो डॉक्टर साहब यही कह रहा हूँ ना कि हम जितने भी हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, रिटायर्ड जितने, हम एक मीटिंग करके इसको बना सकते हैं, इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, और इसके ऊपर जो है हमें हमें बहुत सारी देखें, पाकिस्तान में कितनी एनजीओ चल रही हैं जो कि फंडिंग जनरेट कर रही एग्जैक्टली। होती हैं, और फिर तो हम भी ये काम कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड करा के अगर हम प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली हम तो ये कि और चीज तो नहीं चाह रहे कि हम इसके अंदर जो है सिलेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे या हम उस पर करें, सिर्फ ओनली विद द वेलफेयर। तो ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है इस वक्त, जो ऐसा टाइम आ गया है, क्योंकि मुल्क के हालात भी जिस तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हमें ये करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी स्पोर्ट्स, हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। और मैं नहीं समझता कि मैं अपने बच्चे को या और हमारे जो क्रिकेटर्स अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त तो नजर ही नहीं आ रहा कि हमें उसकी जो जो प्रोफेशनलिज्म है, जो पाकिस्तान से खेलेगा या टॉप क्रिकेट खेलेगा उसको ही पैसे मिलेगा, नीचे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा ना। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर साहब। जी राशिद भाई, ओवर टू यू। महमूद साहब ये बताएं कि आपके जिस जमाने में शुरू की, एक तो होता है ना कि यार बचपन में कौन सा प्लेयर, किस प्लेयर को देखा और उसको सोचा कि मैं ऐसा प्लेयर बनूं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल। नंबर वन ये, नंबर टू कि किन प्लेयर के साथ मजा आया खेलने का, जो वाकई में जिनके साथ आप खेले हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, यार ये प्लेयर अच्छा है, इसके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। राशिद, मैं सारे प्लेयरों के साथ ही तकरीबन खेला। यूबीएल में आप लोगों के साथ खेला, बड़ी हमारी जबरदस्त एक टीम थी और अच्छी बॉन्डिंग थी। और उसके बाद मैं पीआई से भी खेला, वहां पर जाहिर सी बात है मोइन कप्तान था, और लेकिन उस वक्त मोइन टीम के अंदर भी था, तो आसिफ भाई उसको कर रहे थे। लेकिन जितना मजा मुझे वाकई यूबीएल में खेलने का आता था ना, जो जो प्रोफेशनलिज्म जो नजर आता था ना, अकाउंटेबल जिसे कहना चाहिए, हर प्लेयर को करते थे। तुम्हें एक मीटिंग भी याद होगी राशिद, पिंडी के अंदर याद जो है। हम लोग चले गए थे, तो इरफान मिर्जा ने जो मीटिंग की थी, वो कितनी खतरनाक मीटिंग थी। तो एक था यूबीएल का एक अपना जिसे कहना चाहिए एक जोम था कि यूबीएल में भाई टॉप प्लेयर्स खेलते थे, और एक बंदा उसको अकाउंटेबल होता था, और किसी से भी पूछगछ हो जाती थी। उस जमाने में मैंने ये देखा, तो बड़ा एंजॉय किया यूपीएल में। आफ्टर दैट फिर पीआईए में जब हम सेटल हो गए, इनिशियली मैंने एंजॉय नहीं किया था पीआईए के अंदर, और जब लेकिन थोड़ा सा सेटल हुए और जब
एक यंगस्टर्स का पंच आया, जब कुछ प्लेयर्स गए तो वहां पर बड़ा मैंने एंजॉय करना क्रिकेट को शुरू किया, क्योंकि बड़ा एक जैसे घुटा हुआ सा माहौल इनिशियली था, उसके बाद वो थोड़ा सा खुला, क्योंकि हंस हंस बोल कर आप जितने क्रिकेट खेल सकते थे वो हमने करना शुरू किया। यूबीएल में हमारा डिफरेंट माहौल था, यूबीएल में तो खुला का चलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उसके बाद जो करें कोई पीछे से रोक टोक बनने वाला नहीं था। तो ये थोड़े से जो है वो फर्क जरूर थे। और फिर कराची से क्रिकेट जो खेली है उसमें बहुत ज्यादा बहुत मजा आया। और हक साहब थे हमारे शुरू के अंदर, मुनीर उल हक बहुत जबरदस्त हमारे क्रिकेटर बैट्समैन, उनसे मैंने बहुत सीखा कि इनिंग को डेवलप किस तरह किया जाता है, कि इनिंग को लेके किस तरह चला जाता है। फिर मैं शुरू में जावेद भाई को बहुत वॉच करता था, राशिद जावेद भाई को देखता था कि जावेद भाई विकेट नहीं देना, वो कैसे नहीं देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप विकेट पे कैसे खड़े होंगे। तो इन प्लेयर्स को देख के वो मैंने कोशिश की, और उसको अमीन लखानी ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि तुमने अपनी डेवलपमेंट किस तरह करनी है। उन्होंने मुझे रोड के ऊपर भी खिलवाया, उन्होंने मुझे स्पिनर्स पे, अगर मैं थोड़ा सा बेहतर खेलने लगा था तो मुझे वो रोड पे खिलवाते थे कि मैं जोर जोर से पैड बनवा के बॉल पता नहीं चलता कि कहाँ पर सीधा रहेगा, कौन सा ब्रेक होगा, और बल्ले से खेलने की आदत डाली। तो वो बड़ा मुझे उस चीज में फर्क पड़ा। फिर जब आगा खान पे हमारा नेट लगता था तो 18-18 कदम के उसके ऊपर से फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाना, रिच के ऊपर बैटिंग करवाना, कभी गीली पिच के ऊपर बैटिंग करवाना, तो उससे प्लेयर्स जो है वो उस बनने में आसानी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपको खिलाने तो वाले लोग हैं। महमूद, मुझे जवाब मिल गया है कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं मुसलसल खेले। अगर मुनीरुल हक और अमीन लखानी ने कोच करना था, जो बेचारे सबसे बड़े जख्मी शेर हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होके वो पाकिस्तान नहीं खेले, तो फिर आपने भी क्या खेलना था। वो भी दोनों ब्रिलियंट इंसान और ब्रिलियंट प्लेयर। एब्सोल्युटली, अमीन लखानी की तो मैं आपको बताऊं, वो इतना जीनियस कैप्टन था कि समटाइम्स अमीन भाई कहते थे एज ए फील्डिंग में कि मैं कहता अमीन भाई सिले सिले क्यों नहीं रखते हो आप। तो कहता है मुझे पता है कि सिले के बगैर ही आउट होंगे, कैसे आउट होंगे मैं बताऊंगा तुम्हें। तो बड़ी बड़ी चीजें मैंने उनसे सीखी कि गेम को तेज कैसे करना है, गेम को स्लो कैसे करना है, कछुए की चाल कब चलनी है, फ्रस्ट्रेट कैसे करना है सामने वाली टीम को। ये बहुत जीनियस, बहुत बहुत ज्यादा जीनियस। और किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना। मैं शुरू शुरू के अंदर जब मैं 19 के लिए मैं ओपन करता था, अमीन भाई मुझे नीचे लेकर आए थे, 4-5 में मुझे खिलाना शुरू किया कि तुम इस नंबर के ऊपर ज्यादा फायदेमंद हो टीम के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो वहां देखे फिर मुझे काफी फायदा हुआ। तो ये एनालाइज करना किसी प्लेयर के लिए ये बहुत महमूद, बड़ी चीज शौक है। कहाँ से हुआ था क्रिकेट का, और कौन सा क्लब ज्वाइन किया, और क्या था पर्सपेक्टिव, क्या था शुरू से पाकिस्तान खेलने का शौक था या क्रिकेट का बाशत थी? क्रिकेट असल में मेरे नाना भी क्रिकेट खेलते थे, वो खेले वो इंडिया के अंदर, तो मैं उनकी बातें भी सुनता था। लेकिन जुनून मुझे बहुत था। मेरे वालिद जो है वो बड़ा सख्ती करते थे, तो मैं बड़ा छुप छुप तो के आपको निकलता पसंद था। कौन सा प्लेयर था तब इनिशियली? सॉरी, किस कहाँ प्लेयर इंडिया को में? नहीं, प्लेयर कौन था जो आपको पसंद आया, जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते थे कि यार हीरो कौन था क्रिकेटिंग क्रिकेटिंग हीरोज मैं आइडल्स होते थे? मेरे पास जावेद भाई, जावेद अच्छा। भाई मेरे हमेशा से आइडियल रहे। क्योंकि मैं जब शुरू शुरू में स्कूल के अंदर हम कमेंट्री उस डॉक सुनी जाती थी, तो कमेंटेटर्स ये कहते थे कि जावेद मियादाद पाकिस्तान के 3 आउट हो गए, लेकिन जावेद मियादाद क्रीज पे हैं, और जावेद मियादाद हैं जब तक क्रीज पे तो पाकिस्तान जो है वो मैच निकाल जाएगा पाकिस्तान। तो एक दिमाग में वो चीज चलती थी ना कि यार ये क्या प्लेयर हैं। उस वक्त हम इतना देखा नहीं था जावेद भाई को, क्या प्लेयर हैं, किस तरह खेलते हैं, कि इतना कॉन्फिडेंस के 3 आउट हुए हुए हैं, 4 आउट हुए हुए हैं कि वो प्लेयर फिर भी निकल जाएगा। फिर मैंने शुरू इनिशियल में जावेद भाई की एक इनिंग देखी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन कराची। स्कूल से टुल्ला मार के गया था मैं, बड़ी मुश्किलों से मैं अंदर को चला गया। जावेद भाई की वो इनिंग थी, गीली पिच के ऊपर मैच हुआ, पाकिस्तान टॉस हारा, पाकिस्तान की बैटिंग आई। उस वक्त जो अगर उनके फास्ट बॉलर को देख लो तो मैं तो गिर जाता। क्लार्क, क्राफ्ट के उनको देख, जाइंट ऐसे थे। और ऊपर से पाकिस्तान के 3 आउट हुए, जहीर भाई के बॉल सर पे लगा, और जावेद भाई उस पिच के ऊपर क्या मैनेज कर रहे थे, किस तरह खेल रहे थे। तो मतलब वहां से आइडियलिज्म उनका शुरू हुआ। क्या जीनियस आदमी, मतलब क्या करते हैं ये, कि कितने स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग कितने हैं, कि किस तरह गेम को लेकर उन्होंने 80-80 आउट किए थे उस मैच में। बहुत आउटस्टैंडिंग। तो वहां से मेरा वो उनको
देख के बहुत ज्यादा शौक पड़ा कि मैंने इनकी तरह की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि मैं सिंगल्स पे मैं भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ। तो वहीं से होके फिर जावेद भाई को देखा, जावेद भाई के साथ जब खेलना भी शुरू किया एक दो मैचेस के अंदर, तो जावेद भाई खेलते हुए बताने लगे कि भाई बल्ले को यहाँ रख दो कि कहाँ चला जाएगा, कहाँ से सिंगल मिल जाएगा। मैं तो अगेंस्ट खेल रहा था, अगेंस्ट हबीब बैंक PNSC से, तो जावेद भाई बताते थे कि अमीन भाई बॉल कर रहे हैं तो कहाँ से फील्डर निकालोगे तो तुम्हें सिंगल मिलेगा। तो ये डेवलपमेंट जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वहां पर आप बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिला। मेरा जो आइडियल रहा है वो हमेशा जावेद भाई थे। जी राशिद मियां, आपने क्लब क्रिकेट का पूछा, आप तो महमूद गोल कर गए। क्लब क्रिकेट कहाँ से शुरू की थी महमूद? नाज़िमाबाद में ही? मैंने अब हाँ नाज़िमाबाद से शुरू की थी। वो हमारे होते थे अशरफ आलम और अब्बास, अल नज़ारी स्पोर्ट्स होती थी राशिद, अच्छा। तो वो हमारे एक मोहल्ले का ही क्लब था, वहां से स्टार्ट की। तो फिर जब मैं अंडर 19 खेला तो वो फिर तौसीफ भाई मुझे पाक जिमखाना में ले गए मैं वही लेके आना चाह 17 रहा साल। था। तो मुझे पाक जिमखाना में ले गए, तो वहाँ पाक जिमखाना का माहौल तो आपको पता है कि तो वो हाँ, बड़ा जबरदस्त माहौल, क्रिकेटिंग माहौल बहुत जबरदस्त था वहाँ। हर वक्त तो क्रिकेट होती रहती थी नीचे हाँ, सैनमा के अंदर शाम में, और फिर मलिक साहब, अच्छा फिर वहां पर क्रिकेट स्टार्ट की। वहाँ आरिफुद्दीन होते थे, वो भी मेरे मोहल्लेदार थे, मेरी गली में ही रहते थे, तो उनके साथ ही मैं चला जाता था, क्योंकि उस जमाने में ना बाइक वाइक या होती नहीं थी, और शाह फैसल आना होता था नाज़िमाबाद से तो बड़ा मुश्किल होता था। आरिफ भाई के साथ मैं निकल जाता था, या फिर मुबीन फराज एक हमारा क्रिकेटर था, याद होगा तो हाँ, वो भी बिल्कुल। नाज़िमाबाद में रहता था, तो उसके साथ बाइक पे हम चले जाते। तो वहां पर मुझे बड़ा अच्छा लगा क्रिकेट खेल के। मलिक साहब की सपोर्ट एज ए क्रिकेटर बड़ी बहुत ज्यादा थी, और जिस तरह के मैचेस होते थे वो तो राशिद पता है कि पाक जिमखाना का मलिक जिमखाना से मैच है, और या एयरपोर्ट पे मैच है, अजीमपुरा पे मैच है, तो फिर एक राइवरी जिसे कहना चाहिए लग के मैच होता था। और वो चीज राशिद बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, वो बहुत चीज मिस, ज्यादा, हाँ। क्योंकि जोन 4 के में बहुत जबरदस्त प्लेयर्स थे यार, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स भी थे, और एज ए बैट्समैन वसीमपुरा वाला मैच मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें तुम कितने 150 कर दिए, मार मार के अशर कर दिया। और उसी पे सीमेंट के मैच हम जरूर उसी खेल, को लेके हाँ। आना चाह रहा था, उस मैच को। तो वो, और डॉक, अब मैं एक बात बताऊं कि उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है 5-5 मैच होते थे हफ्ते के अंदर, और सारे सीमेंट पे, और सब प्लेयर खेलते थे। ये नहीं कि तौसीफ भाई पाकिस्तान टीम में तो वो नहीं खेलेंगे, वो अवेलेबल होते, वो भी खेलते, हर बंदा बिल्कुल, मैच खेल रहा बिल्कुल। होता था। हमारी टीम में बरकतुल्ला, तौसीफ भाई, मैं, वो इक्तिदार अली शाह, और तलत मसूद, ये सारे डिपार्टमेंट के प्लेयर थे यार, उस वक्त स्टार प्लेयर्स थे, हम तो नए नए आए थे आए। तो और तुम्हारी टीम के अंदर तारिक भाई होते थे, फिर रिफत आलम, राशि, बड़ी जबरदस्त जो है क्रिकेट होती थी वहां से। अपना वो चीज मिस हुई है। महमूद भाई, राशिद का मजाज कैसा था जब ये क्लब क्रिकेट खेलता था? राशिद हमेशा से सीरियस क्रिकेटर था, मजाक बाद में करता था। हाँ, क्रिकेट के बाद हम बहुत मजाक करते थे, अंदर अंदर ये लोग सीरियस क्रिकेट करते हैं, अंदर छोड़ते नहीं थे। इवन राशिद और इवन मोइन का भी यही हाल है, वो अंदर नहीं छोड़ना किसी को। आपने अंदर कुछ किया है तो फिर आपको सुननी पड़ेगी, बाहर आप जो चाहे करें फिर आप, ये जिसे कहना चाहिए शुरू से आदत थी, हमने बड़ा टाइम तो साथ ये गुजारा है। आप लोग प्लेयर इसलिए बने थे, और इतने स्टॉक जिसमें हम गिनते हैं कि हजारों हैं, अब तो हमें 100 में मिल गए हैं जो प्लेयर जो डिजर्व करते थे पाकिस्तान खेलना। इसका मतलब है क्लब क्रिकेट एक बेस थी, जो भी आपने कहा यस। कि कुंदत वाले मैचेस और कंपेटिटिवनेस। तो दिस मींस कि जब तक क्लब क्रिकेट दोबारा हमारे इक्विलिब्रियम का हिस्सा नहीं बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट का, तो शायद हम तगड़े प्लेयर्स हासिल ना कर पाए। यू एग्री टू दिस कंटेंशन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं क्या थी कराची क्रिकेट की, जो जिस क्लब का प्लेयर होता था ना, उस क्लब के प्लेयर को तोड़ा नहीं जाता था। अगर मैं पाक जिमखाना से खेल रहा हूँ तो कभी मलिक जिमखाना ने मुझे ऑफर नहीं की कि तुम मलिक जिमखाना से खेलो, हाँ, बिल्कुल। या मुझे कभी संगम ने नहीं बुलाया, या मुझे कभी शदाब ने नहीं बुलाया। सारे टॉप प्लेयर्स थे, क्रिकेटर्स थे। तो क्या फर्क पड़ता था कि डॉक्टर साहब जब मैच हो रहा है ना अगर आपका, तो आपकी टीम भी स्ट्रांग है तो सामने वाली भी टीम स्ट्रांग है। मैं अभी देखता हूँ कि आप एक ही क्लब के अंदर सारे टॉप प्लेयर्स बिठा लेते हो और फिर 400 रन करके उनको 100 में आउट कर देते हो। हाँ। भाई वो क्लब क्रिकेट थोड़ी हो रही है। आपको तो भाई हर क्लब स्ट्रांग होना चाहिए, और
ये चीज बहुत बहुत ज्यादती होती है। और उस जमाने में ना ये होता था कि भाई तुम मेरे क्लब से खेलोगे तो मैं तुम्हें कराची से खिला दूंगा, या मैं ये खिला दूंगा, या मैं वो खिला दूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं थी। सब अच्छे परफॉर्मर वहीं से देखें। हमारा पाक जिम खाना कराची मलिक साहब की जो फायरिंग होती थी ना बुखारी साहब के खिलाफ, वो ऐसी होती थी कि मालिक साहब को, मालिक साहब ना करें जी, लेकिन वो फायर मारते थे उनके खिलाफ। लेकिन फिर भी हम कराची से खेल रहे थे ना। तो हम्म। ऐसा नहीं था कि हम पाक जिमखाना से खेलें तो हम कराची से नहीं खेल सकते, बड़ी ऐसा बात, नहीं था। बहुत बड़ी बात है। अब अब जो है वो ये चीज बहुत हो रही है कि लोगों को खींचा जाता है कि भाई तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें वहां से खिलाऊंगा, या कराची। तो इसी तरह कुछ नाजायज प्लेयर खेल जाते हैं जो कि जिनको डिजर्व नहीं कर रहे होते अपनी रीजन से खेलना या एसोसिएशन से खेलना। तो ये चीज को दोबारा हमें हमें लाना पड़ेगा। क्लब क्रिकेट उसी तरह की हो जाएगी डॉक्टर साहब, और सीमेंट की क्रिकेट तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके पास वैसे ही प्लेयर आएंगे, सईद अनवर, बासित अली, सईद अजाद, अब गुल्लू, मतलब जिस तरह के प्लेयर्स जे लोग आते आए खेला जिन्होंने डोमिनेट किया कराची के क्रिकेट के ऊपर, तो फिर आपको इवन जरूर मिलेंगे। महमूद यूनुस ने भी बहुत सारी क्रिकेट तो कराची में ही खेली है, सीमेंट क्रिकेट से ही खेली हाँ है, और यूनुस, हाँ पाकिस्तान का टॉप प्लेयर बना बिल्कुल है वो। टॉप प्लेयर बना, और कितनी क्रिकेट खेलता है। मैं सॉरी उसका नाम नहीं लिया, लेकिन यूनुस ने हमेशा वहां पर सीमेंट पे क्रिकेट खेली, और वो भी शौक से क्रिकेट खेलता था, याद है रोजाना राशिद, रोजाना हर मैच मैच में। खेलने वाला। हाँ रोजाना मैच में। तो ये पैशन, आपका पैशन, आपको जो लोग बोलते थे ना कि सीमेंट पे क्रिकेट खेलने के बाद आप क्रिकेट आपकी खराब हो जाएगी, वही लड़का जाके सीमेंट पे रन्स करके आपके जूस सेंटर पे भी रन्स करता था स्पिन पिच टर्निंग के विकेट। ऊपर। हाँ। हाँ ट्रेंडिंग वेट के ऊपर। तो ये स्ट्रांग आपको बनाता था, क्लब क्रिकेट आपकी मेंटली आपको स्ट्रांग बनाता था। और आपको एक मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि हम जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब हमारे पास इतने तो वसाइल नहीं थे, तो मैं जब जाता था वहां पर तो मेरी सोच होती थी यार महमूद कम से कम 50 तो करने ही करने हैं, वरना 100 कर दोगे तो फिर और मजा है। क्योंकि फिर मलिक साहब की तरफ से एक इंसेंटिव मिलता था, ठीक है ना। तो वो प्रोफेशनलिज्म वहां से आना शुरू हुआ। मैं एक बात बताऊं आपको, वो बड़ा फर्क पड़ता था कि 50 करने पे एक मलिक साहब की तरफ से वो 100 का क्लब नोट चलाने मिलता था वाले ना। लोग चले गए ना, वो क्लब चलाने हाँ वाले वो लोग चले गए, चले गए ना, जो बिल्कुल चले गए, जो सिर्फ अपने शिद्दत से चलाते थे, मतलब पैशन से चलाते थे, वो खत्म बिल्कुल हो गया बिल्कुल ना। अब तो वो क्लब एक बिजनेस है, बस नाम के लिए कि जी मैं एसोसिएशन के साथ एफिलिएट हो जाऊंगा, प्रेसिडेंट ऑफ फलाना क्लब। अब तो वो प्रायोरिटी हो गई है ना। फिर वो बिल्कुल। आप कराची में एक ही जोन में सारे प्लेयर इकट्ठे कर लो, एक ही क्लब में सारे हाँ प्लेयर कर लो, तो वो प्रोबेबली ये रीजन भी हुआ। इधर भी यही हाल है जो अभी आपने बोला है। इस्लामाबाद पिंडी में वही दो क्लब से जहां से खेलोगे तो इस्लामाबाद को और पिंडी को रिप्रेजेंट करोगे, वरना नहीं करोगे। यहाँ पे भी यही रहा, एब्सोल्यूट। बिल्कुल रहा है। जब तो आप अच्छा देखे है ना कि क्वालिटी नहीं आपको मिल पा रही, क्वांटिटी तो मिल रही है, क्वालिटी नहीं मिल पा रही। जी। ना ना राशिद भाई, महमूद साहब, ये तो हो गई पाकिस्तान की बातें। अब जरा ये बताएं कि इंग्लैंड में काफी खेले आप, शेफील्ड में खेले या वहां पे, वो कैसा तजर्बा रहा? क्योंकि तो सारी यारी दोस्तियां भी आपने वहीं पे निभाई हैं, शेफील्ड में। शेफील्ड तो भाई बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा है। नासिर याद कर रहा था तुम्हें। वो भी शेफील्ड में ही होता है। और इनिशियली जब मैं वहां पर पहुंचा तो नदीम वहां से जा चुका था, नदीम भी वहां खेल रहा था शेफील्ड में। तो फिर नदीम का धर्म में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जब मैं वहां पर आया। लेकिन फिर मुझे नासिर ने बड़ा वहां पर मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि शुरू शुरू में घर वहां पर, तो नासिर ने काफी सपोर्ट किया। फिर शेफील्ड तो फिर काफी ऐसे दोस्त बन गए। वहां पर मैं कम से कम मेरे ख्याल से मेरा 13 साल क्रिकेट के लिए, तो मैंने 11 साल वहां पर क्रिकेट के लिए शेफील्ड के अंदर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, और अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली वहां पर, काफी अच्छे दोस्त मेरे। फिर मैंने सरे के लिए 1 साल क्रिकेट खेली, और 2 साल सॉरी लंदन में मैं खेला सरे के अंदर। तो इंग्लैंड की क्रिकेट आपको पता है राशिद, अच्छी क्रिकेट है, और वो लीग प्रेशर आपके क्रिकेट, ऊपर जरूर होता है। लीग क्रिकेट कितनी कंपेटिटिव थी जब आप लोग ट्रॉफी से जाते थे ना, तगड़े प्लेयर्स। तो लीग क्रिकेट में तो आसान ही लगता होगा। मुझे तो इतनी मुश्किल है ऐसा नजर मतलब नहीं लगी, क्योंकि आप इनिशियली आपको थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ता है, कि आपने अपनी इनिंग को कैसे बिल्ड करना है। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आता है डॉक्टर साहब, चाहे जैसी भी बॉलिंग हो। और आप लगता है कि आप बड़ी हिटें मार लोगे वहां पे, लेकिन वो लगती नहीं है। फिर जब आप
तो आपको थोड़ा सा सेटल होना पड़ता है वहां पर। और गोरा तो हमेशा से ये है कि जब आपको वो पैसे देता है तो उसको फिर एक्सक्यूजेस नहीं वो सुनता, फिर वो कहता है यू हैव टू परफॉर्म। और एक आध मैच, दो मैच तो वो मान जाता है कि चलो आपकी फॉर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको वो कहता है कि आपको रन्स करने हैं, आपको मैच जिता के देने हैं, तो वो एक डेवलप होता है आपका प्रेशर। उससे भी काफी मैं समझता हूँ लड़कों को जो वहां पर क्रिकेट खेले उनको बड़ा फायदा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। उनको आउट करना आया बहुत से प्लेयर्स को, लेकिन आउट करने की भी हैबिट होती है और रन्स करने की भी हैबिट होती है। अगर आप में हैबिट नहीं वो डेवलप होगी, ना आप आउट कर पाते हो तो फिर वो ना रन्स कर पाते हो। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत से प्लेयर्स जो है वो नहीं जाते इंग्लैंड खेलने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर रमजान क्रिकेट में आपको अच्छे भले उतने पैसे मिल जाते हैं जो 6 महीने में आप इंग्लैंड में जाते हो। फिर आपको दुबई के अंदर आप चले जाते हो, वहां पर पैसे मिल जाते हैं। तो आजकल जो है वो पैसे की ज्यादा चीज हो गई है, क्योंकि रमजान क्रिकेट के अंदर इस साल जो है तो क्रिकेट ही नहीं हुई, वरना तो एक अच्छा प्लेयर जो है वो आराम से 2 मिलियन के करीब पैसे बना लेता है। डॉग तो मेरे ख्याल से 2 मिलियन जो है इंग्लैंड में सेविंग नहीं हो सकती 6 महीने के अंदर। अगर आप पाकिस्तान रुपीज में भी देखें तो लड़के फिर इस तरफ चले जाते हैं, फिर वो चीज उनकी हट जाती है। तो मैं तो समझता हूँ अगर यंगस्टर आ रहा है, अगर उसका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको वहां जाना चाहिए, थोड़ी 1 2 3 साल क्रिकेट वहां खेलनी चाहिए। वहां से भी बड़ा एक्सपीरियंस उसको फायदा होता है, वहां एक्सपीरियंस गेन करता है वो। लेकिन बहुत से लड़के मैं देखता हूँ कि पसंद नहीं करते वहां जाना। अब जी राशिद भाई, महमूद साहब आजकल ये बात आ रही है मीडिया में कि नदीम खान आ गए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के। आप और गुल्लू भाई की तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि आप लोग आएंगे कोचिंग सेटअप में, लेकिन यहाँ पे पीआईए में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ये मीडिया तक खबर कौन पहुंचा रहा है? मैं खुद मैं जो मुझे किसी ने भेजी, वो एक किसी का ट्विटर पे वो था, तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। खैर वो कहते हैं ना कि जब चीजें चलती हैं तो वो आदमी ऑटोमेटिक खुद ही मशहूर होने लगता है। तो इस तरह की मैंने कहा मशहूरी होने तो हमारा क्या जा रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई अभी तक ना कोई बात हुई है, ना मुझसे ऐसा कोई सवाल। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए तो मुश्किल नहीं हो जाएगा डूइंग सच अ गुड जॉब इन पीआईए? देखिए सर, बहुत सारी चीजें होती हैं मैं जो कि हमने पास में शायद नहीं कर पाए। क्रिकेट हमने खेली है, क्रिकेटिंग तजुर्बा है हमारे अंदर, कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए हैं। बट थिंक अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो हमारे पास ऑप्शंस जरूर होते हैं बहुत सारे, कि देख सकता है आदमी कि क्या हमारे लिए इन फ्यूचर अच्छा है, क्या ये हमारे लिए जॉब बेहतर है, या हम वापस क्रिकेट में थोड़ी सी आपका पर रन ज्यादा है बनिस्बत इसके, यहाँ तो एक वक्त में आके आपको रिटायर होना ही है ना। लेकिन क्रिकेट में मैंने ये देखा है कि 70 साल की उम्र के लोग भी काम कर रहे हैं, काम करते चले गए। तो आपके पास एक टाइम पीरियड एक ज्यादा है, तो अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शायद आदमी एक तरफ सोच सकता है। तो लोग करते हुए देखें, आपके बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हुए भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली है, उनको बहुत से सिलेक्टर्स भी बने, जूनियर सिलेक्टर्स भी बने, और जॉब उनकी इसी तरह चलती रही है। तो देखने की बात है कि आपको मैंने आपकी इस बात से अंदाजा लगाया कि जूनियर सिलेक्शन का जो आपने नाम लिया है ना, शायद यहीं कहीं आप फिट हो सकते हैं। राशिद, मैं बात बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, मैं लिटरली मैं किसी के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जूनियर सिलेक्शन जो है ना वो राशिद हमेशा से बड़ी स्ट्रांग और तगड़ी होनी चाहिए, वेल मैनेज लोग होने चाहिए। यहाँ पर की सिलेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, यहाँ से बच्चा अगर आपने उसको खराब कर दिया और वो छोड़ के चला गया तो आपका ये और नुकसान है। तो यहाँ पर मैं हमेशा से कहता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को लगाएं, और बड़े लोग अच्छे क्रिकेटर्स लगने चाहिए जिनका पास भी अच्छा हो, और उनको आप इंटरव्यूज करें यार, उनको बुलाएं, उनके टारगेट्स उनसे पूछें कि आपका क्या टारगेट हो गया। जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे, यकीन करो राशिद, मैं अभी बहुत से प्लेयर ऐसे देख रहा हूँ जो अंडर 14, अंडर 16 से क्रिकेट छोड़ के चले गए, अच्छे प्लेयर्स थे, अंडर 19 में छोड़ के चले गए। हाँ, लोअर मिडिल क्लास से लड़का आता है। आजकल तुम्हें पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, चीजें नहीं मिल पाती, तो घरों से भी प्रेशर होता है, तो वो फिर दूसरी जगहों पे वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने। तो यहाँ पर काफी कुछ निकलवा लिया है राशिद मियां, महमूद से आपने निकलवा लिया है, बाकी उन्हीं सलीम एक चीज और रह गई में पड़ गई है।
इनसे ये पूछ जाफर लेते की हैं। नौकरी खतरे में है। इनसे ये पूछ लेते हैं कि यार बॉलिंग जो फेस की डोमेस्टिक में, वैसे यस, कौन सा बॉलर पसंद आया और जिसको खेलने में मजा आया यार। ये एक होता है ना खौफ, यार ये आउट कर देगा मुझे, कौन सा बॉलर था? फास्ट बॉलर में मुझे जो है वो जाफर नहीं था, जाफर नजीर, हाँ, जाफर नजीर, हाँ। केरल वाला। वो हम्म, बड़ा मुझे खतरनाक लगता था। इतना पेस ही नहीं था, लेकिन उसकी लाइन वाइन बहुत अच्छी थी राशिद। हम्म, जगह से बड़ी अच्छी लाता था, मुझे लगता है ये किसी वक्त भी ले जाएगा। लेकिन हम्म, जितने जेन्युइन फास्ट बॉलर होते थे उस पे मुझे एज सच नहीं लगता था कि ये, क्योंकि हर ओवर के अंदर एक आध आपको बॉल देते थे चौके वाली। हम्म, तो और स्पिनर्स में मुझे ऐसा, खैर कोई ऐसा स्पिनर मुझे नहीं लगा कि वो बड़ा मुझे मुश्किल करेगा। हम्म। सिर्फ एक ऑफ स्पिनर थे, क्या नाम है उनका, एडीबी से खेलते थे यार, आसिफ। रजा फाक, राजा राजा फाक। राजा रजा साहब। फाक। या सच क्या स्पिनर थे वो, राजा भाई, कसम हाँ। उनका तो बॉल ही नहीं पता चलता था राजा भाई का, अच्छा। कि कहाँ से बॉल सीधा रह गया। वो अक्सर उन्होंने मेरा डंडा उड़ाया राशिद। मैं स्पिनर्स हम्म, को, मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, हम्म, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं चला मेरा ऑफ स्टंप उड़ गया। तो राजा साहब बड़ा मुश्किल बॉलर थे। और एज सच फिर मुझे स्पिनर्स में ऐसा, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं स्पिनर हुई। प्रॉब्लम नहीं हुई कि तो चाहे महमूद भाई, वो। जाते जाते बताएं कि एनी रिग्रेट नॉट प्लेइंग ए टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान? एब्सोल्युटली रिग्रेट मुझे है, क्योंकि मुझे दो चांस मिले थे जो मैं टेस्ट मैच खेल सकता था। एक तो 97 वाला, तो जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, उसमें तो मुझे लग रहा था कि मैं खेल जाऊंगा टेस्ट मैच। तो वहां पर मैं यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हुई थी एंड मैं 200 कर गया था, और एक में मैंने 96 किया था। हम्म, और मुझे साइड मैच में मैं गया हूँ साहिवाल में, और मैंने 42 किए। और मेरी एक इनिंग आई थी, तो मैं समझता था कि मैं टेस्ट टीम में आ जाऊंगा। हम्म, लेकिन वहां पर भी एक साहब जो थे, जो मेरे पीछे अंडर 19 में भी थे, तो वो सिलेक्टर थे, उन्होंने अंडर 19 से प्लेयर लेना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उनका हाँ, नाम होता मैं था समझ अंडर। गया आप किसकी हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ। मैं समझ तो गया। जी, तो अंडर 19 का प्लेयर जो था उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो इतनी अरसे से रन्स करता आ रहा था उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया। और मैं जब मैच खेल के हम लाहौर पहुंचे, तो हमें कहा गया कि आपकी सुबह की फ्लाइट है कराची की, और उन साहब को कहा गया कि आप जो है वो लाहौर में ही रुकेंगे, पीसी में आप शिफ्ट हो जाएं, आप का टेस्ट टीम में नाम है। तो खैर ये मुझे बहुत उस वक्त रिग्रेट हुआ था, और वो बहुत बड़ा मेरा चांस था कि मैं टेस्ट प्लेयर बन सकता था, बट अल्लाह को हम्म, मंजूर नहीं था। बिल्कुल। बट और सेकंड लेकिन टाइम मुझे कब, ये सेकंड मुझे टाइम था, कब लेकिन मिस किया? एक तो वो 94 वाला, वो हाँ, टूर तो, क्योंकि साउथ बड़ा टूर अफ्रीका। था। साउथ साउथ अफ्रीका होगा। अफ्रीका बड़ा टूर। हाँ, बड़ा टूर हम्म, पे आपको प्लेयर बनने का भी चांस होता है। साउथ हम्म, साइड मैचेस भी थे, और आपके साथ के लड़के थे, मतलब मेरे साथ के, इसलिए कहूंगा कि राशिद था उसमें, बासित था, फिर सईद भाई भी थे, तो हम लोग सब अंडर 19 साथ खेले हुए थे। तो आपको एक ढारस होती है, एक मोरली सपोर्ट भी मिल जाती है यार, कि मेरे साथ के जो लड़के हैं वो 4-5 इस टीम के अंदर है और परमानेंट मेंबर है उस टीम के। तो वहां वो टूर मिलता मुझे शायद, तो मैं कामयाब हो सकता था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। बिल्कुल, लेकिन बेशक। इन चीजों का रेगरेट है बिल्कुल। तो अल्लाह मियां ने दूसरी तरह से कंपनसेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ, और यार अच्छा हुआ मेरी इन 94 चीजों को। 95 का टूर नहीं किया महमूद आपने, वहीं तो मैच फिक्सिंग स्टार्ट हुई। अगर आप अंदर होते आप तो लाइफ बैन हो जाता। हाँ, ये भी हो सकता था, सही कह रहे हो तुम, वो भी चीज थी। बस महमूद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कॉट बिहाइंड की टीम को कुछ आप एडवाइस करना मैसेज, चाहेंगे? हमें कोई राहुल तो मैसेज करते दें हैं आप। advice करते हैं। नहीं नहीं, देखें, सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। आप उन लोगों के लिए, उन लोगों से बात कर रहे हो, और वो लोग हाईलाइट हो रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। आपने ऐसे प्लेयर्स का किया, मेरे ख्याल से उनको बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। उनके प्लेयर्स के आपने इंटरव्यूज किया, और उनके 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 मसाइल आपने सुने, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ आया है। इसके अंदर कोई आप कंट्रोवर्सी नहीं शामिल कर रहे कि आप उस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हो कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी अपनी आप बीती आपको बता रहा है कि उसने क्रिकेट कैसे खेली, उसने किस तरह परफॉर्मेंस किया, और वो उसके साथ क्या क्या हुआ। आप ये नहीं कर रहे कि ये 29 प्लेयर क्यों, बताएं आप 29 प्लेयर क्यों अनाउंस किए गए, या ये हाँ, 14 का स्क्वाड क्यों जा रहा है, ये इनका इसके अंदर शाहिद असलम क्यों जा रहा है। ये वाली बात नहीं, कि आप समझ गए होंगे सारी बातें, खैर। हम्म, लेकिन
ये बहुत अच्छी चीज है। और उन प्लेयर्स को आप हाईलाइट कर रहे हो कि जो गुमनाम हो चुके थे और जिनको लोग रिकग्नाइज नहीं करते, ये बहुत अच्छी चीज है। और महमूद राशिद का बेसिकली ये इंसेंटिव था, राशिद का आइडिया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने ये रियलाइज किया दोनों ने कि ये नहीं है कि कोई दुनिया की बेसबाकियां बतानी है, बट ये बताना है कि हमारी क्रिकेट कितनी तगड़ी थी जी। और कितना मतलब ऐसे भी प्लेयर्स थे जो कि वॉक इन कर सकते थे टेस्ट मैच क्रिकेट में, लेकिन नहीं खेले पाकिस्तान से। और हमारे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या था, कैसे क्रिकेट को रन किया गया, क्या ज्यादतियां हुई। इट्स नॉट कि हमने किसी को डिफेम करना है, मकसद हमारा यही है। और जो आपने एक वर्ड यूज किया कि हमारे गुमनाम हीरोज हैं, सो उनको जस्ट टू उनको ना क्रेडिट देना फॉर व्हाट दे हैव डन। बस डॉक, एक चीज को मैं बताऊंगा कि आप जो कह रहे थे ना, जैसे स्टार्टिंग लिया था कि मोइन खान की वजह से शायद मैं टीम में आया था। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा लोगों ने ये कह दिया। हाँ, लोगों ने ये कहा, लोगों ने ये कहा कि 1100 रन करके यार। हाँ, मैंने आखिरी जो मेरा फर्स्ट उसमें फाइनल था ना कायदन ट्रॉफी का, उसमें मैंने 200 किया था। और हाँ, हमें तो तो पता भाई। हाँ बिल्कुल, लोग तो खैर बहुत सारी चीजें कह देते हैं। आपके सिर्फ अपने करियर में 13 साल खेले हैं ना, तो आपको भी शायद पता होगा कि आपके 9 सीजन में अब 40 की एवरेज है और 3 सीजन में 50 से ऊपर एवरेज है। सो नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। ये सिर्फ 3 या 4 सीजन है जिनमें आपकी मिड 30s में है। सो यू कुड वेल इमेजिन कंसिस्टेंसी शुरू से। दैट्स नॉट एन इशू। आपको तो आखिर में भी 42 की थी, आखिरी सीजन में भी 42 की एवरेज थी, 200 की है। उसमें मैंने 300 कर दिए थे। नहीं, मोइन नहीं खिलाता किसी को, मुझे पता है ना। नोमान अल्लाह को नहीं खिलवा पाया। बाकी महमूद का तो अगर खिलवाना होता बाद में नहीं खिलवा सकता था, कैप्टन भी बना है वो। नहीं वो आई टोटली एग्री राशिद, बिल्कुल ठीक है। परफॉर्मेंस की है यार। यहाँ पे 32, यहाँ आजकल अगर देखेंगे 32 की एवरेज वाला जो प्लेयर है वो इंटरनेशनल कैप ले रहा है। और हमने जो बात की अभी रिसेंटली, इनसे बात की, नईमुद्दीन से बात की, 42 की एवरेज है। महमूद आमिर 40+, मंसूर राना 40+, अभी और भी आएंगे, गुलाम अली 40। तो ये वो प्लेयर हैं जो आजकल जो खेल रहे हैं 32, 33 वाले खेल रहे हैं, पासिंग मार्क्स वाले खेल रहे हैं, मार्क्स वाले खेल रहे हैं। मैं एक चीज एंड में सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर यंगस्टर्स को थोड़ा सा बताना है ना, तो यंगस्टर्स से कहो देखें, जब आपका कैरियर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा एवरेज बहुत अच्छा चलता है। ठा आप रन करते हो, आप लोगों को भी नहीं पता होता आपके बारे में कि आपकी कहाँ वीकनेस है। जब आप पे वर्क करके टीमें आती है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो इनिशियली आपका एवरेज अच्छा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता है। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि इनिशियली लड़कों का स्टार्ट ही 30 के एवरेज से करेंगे, तो अपने जब वो कैरियर खत्म करेंगे तो वो 20-25 के अराउंड ही होगा। तो आप 50 का एवरेज आपका होगा, तो फिर आप जब आपकी डाउनफॉल आएंगे ना, तो फिर आप 40-45 के बिटवीन वेरी गुड के एवरेज के साथ आप अपने क्रिकेट को इख्तिताम कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो तो हम अक्सर कहते हैं, आपने अपने आप को खुद ही डिस्क्वालीफाई कर लिया था पाकिस्तान से खेलने के लिए। 40 की एवरेज नहीं रखनी चाहिए थी, 26-27 की होती, फिर आप खेल जाते। थैंक यू मेमो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। It was a pleasure. Got behind.